ईरान अमेरिका मामला जंगबंदी में तोसी तो हुई है और उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी फिर ट्वीट किया और उस पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन जस्ट टू नो द सेंटिमेंट्स बैक देयर इन वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क, CNN पे एक फॉरेन मरीन का इंटरव्यू और एक छोटी सी क्लिप है, वो हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने गेस्ट की बात सुनते हैं। Well, Trump has no idea and that is why he's buying time. Is that so? और at the same time हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की है इस सीज़ फायर के लिए, और इस सीज़ फायर को ख़त्म होने से पहले कोई दौर हो जाए, बातचीत का सिलसिला हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की। वो तमाम गुफ्तगू जो कि दोनों साइड से होती रही कि इस पर बात हो सके, डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान की कोशिशों के ऊपर और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से USA क्या सोच रहा है, दुनिया भर में क्या समझा जा रहा है। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबको फिक्र है कि कब ये जंग जो है ख़त्म हो जाएगी, सीज़ फायर सबको ऐसा लगता है कि कब तक रहेगा, कब ये सीज़ फायर ब्रेक हो जाएगा, एक धचका सा है, पूरी दुनिया में है ये। आप क्या समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज़ फायर के लिए तो अग्री कर गए हैं, उधर USA में मुतज़ाद राय है लोगों की। आपको क्या लगता है ये सीज़ फायर किसी अमन की तरफ या किसी डायलॉग की तरफ कम से कम जा सकता है, एक और दौर की तरफ? देखिए, सुबह खैर आपको, आपकी टीम को, देखने वालों को। एक तो सीज फायर खुशाइन है कि ये एक्सटेंड हुआ है, बिकॉज इसमें खत्ते की सलामती है, दोनों फरीकैन की सलामती है, ग्लोबल इकोनॉमी की सलामती है। इस वक्त जो पर बैरल ऑयल है वो $100 से क्रॉस करने लग गया है दोबारा, और कल जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश करना शुरू हो गई थी, खुद अमेरिका में और यूरोप में। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सिचुएशन है अमेरिका के लिए वो बेहतर नहीं है। यूरोप के अंदर स्पेन हो या स्लोवानिया हो या डेनमार्क हो, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हर किस्म की जो ट्रीटी है इजराइल के साथ उसे सस्पेंड कर दें। मार्क कार्ने ने जो ज्वाइंट वेंचर था डिफेंस के हवाले से अमेरिका के साथ, $40 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था जिसे गोल्डन डोम कहा जाता है, उससे हाथ उठा लिया है। चाइना का अलग प्रेशर है, खित्ते के ममालिक, उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आपको मालूम है कि कुवैत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, उसकी ऑयल मिनिस्ट्री ने, जबकि UAE के पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, वो अमेरिका की रिक्वेस्ट कर रहा है कि डॉलर्स की तरसील करें। और इसके अलावा जो GCC ममालिक हैं, ऑलमोस्ट 200 से $300 बिलियन का उनका लॉस हो चुका है। और फर्दर हमें मालूम है कि 80% जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी वो बाहर से आती हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसके भी मफाद में है कि ये सीज फायर परमानेंट एंड ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आप एक और बॉर्डर को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन खबर है। अलबत्ता जो स्विंग मूड है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट चलाई, उसमें तो ये पता चल रहा है कि अनडिसाइसिव हैं कि उन्होंने नेक्स्ट करना क्या है। जबकि रॉबर्ट पैप जो कि नॉन प्रोफेसर है अमेरिका के, उनका कहना है कि ये 4 फेजेस के ऊपर वॉर है और 3 फेजेस कंप्लीट हो गए और ये अब चौथे फेज के अंदर दाखिल होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर तो मौजूद है, लेकिन वो लाइमलाइट में भी रहना चाहते हैं। इसके साथ वो एक डायलेमा के भी शिकार हैं और वो चाहते हैं कि एक तरफ जो इजरायली लॉबी के लोग हैं उन्हें भी खुश, दूसरी तरफ जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो डिमांड करती है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखें, न कि इजराइल की फर्स्ट की, और जंगबंदी की तरफ जाएं और अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करें, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर में वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका का हाथ ऊपर हो। जब वो ये कहते हैं कि मैंने ईरान से कहा कि 9 खवातीन जो गिरफ्तार हैं उन्हें रिलीज कर दें, उन्होंने मान लिया। जब वो ये बयान देते हैं कि ईरान के अंदर रिफ्ट है और मैं इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूँ सीज फायर को ताकि वो किसी फैसले पर पहुंच सकें, और जिस तरह से उन्होंने ये भी बयान दिया कि वो नेवल ब्लॉकेड को कंटिन्यू करेंगे, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो एक पावर का तासुर है वो बरकरार रहे, जो कि हकीकत में वो पावर रही नहीं। ठीक है मुनव्वर साहब, हमने अमेरिका पे काफ़ी बात की है, मैं ज़रा ईरान की साइड पे भी बात करूं। अगर जब हम बात करते हैं कि हम जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, हम अमेरिका किससे मुज़ाकरात कर रहा है? अमेरिका वहाँ की जो सुप्रीम लीडरशिप है और उसके नीचे जितने लोग हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा है अमेरिका, या फिर अमेरिका IRGC से मुज़ाकरात कर रहा है? और अगर अमेरिका IRGC से मुज़ाकरात कर रहा है तो कितना मुश्किल, कितना डिफ़िकल्ट है IRGC से इस वक्त मुज़ाकरात करना, जो कि ना सिर्फ बैटल हार्डन्ड है बल्कि उनका पॉलिटिकल रसूख भी ईरान में है
और उन्हीं के पास इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल भी वो करने की वही कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो डीप स्टेट होती है हर रियासत में उसका असर और रसूख फैसला साजी में ज्यादा होता है। खुद अमेरिका के अंदर ज्यादा है। आप देखें कि उन्होंने कहा था कि मैं एक रात में पूरी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, लेकिन जनरल डैन कैन ने इसे एग्री नहीं किया। और जो यहाँ पे कूपर हैं, जनरल कूपर जो कि सेंटकॉम को कमांड कर रहे हैं, वो भी इस पे परेशान नजर आए। तो असर और रसूख रहता है। इसी तरह से IRGC का असर और रसूख है ईरान के अंदर। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि ईरान के लोग बहुत ज्यादा चार्ज्ड हैं और उनका ये कहना है कि जब रहबर नहीं रहे, उनके स्कूल के बच्चे नहीं रहे, उनकी एनर्जी की जो फैसिलिटीज हैं वो टारगेट हो गई। 750 स्कूल के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, हॉस्पिटल्स के यूनिट्स कसीर तादाद में उन्हें डैमेज किया गया। तो बाकी क्या रह जाता है, इस जंग को कंटिन्यू करें। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। दूसरी बात यह कि ईरान के अंदर आप ये जरूर जानिए कि जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो काफी मेच्योर है। एक तो वो रसीदा है, तजर्बेकार हैं, हाईली क्वालिफाइड है। तो वो कभी भी जो जज्बाती फैसले हैं वो नहीं करते। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो बातचीत से मुकम्मल तौर पे इनकार करेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट वॉर, एंड ऑफ वॉर पे चला जाए और जो एसेट्स फ्रीज्ड है ईरान के और जो सैंक्शंस हैं उन्हें उठा लिया जाए। उनकी डिमांड ये है। और ये जो एंड ऑफ वॉर है ये पूरे खित्ते पर लागू हो। बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये जो न्यूक्लियर इशू है इस पे रीजनल अप्रोच को आप लें ना। ये तो नहीं हो सकता कि खित्ते में एक मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन हो और दूसरे के पास न हो। तो ये मसला जरूर है। और रियासतों में याद रखें कि हमेशा इख्तलाफ राय होती है और जमहूरी निजाम में तो इख्तलाफ राय नेमत होती है, बिकॉज वो आपके ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करती है। उसे तो वेलकम किया जाता है। इफ यू कुड कमेंट ऑन दिस कि अब ईरान अगर ये कहता है कि सीज फायर अगर ख़त्म होता है और सीज फायर ख़त्म होने पर अमेरिका की जानिब से हम पर हमले किए जाते हैं तो हमारा जो सर्दर्न साइड है यानी वी नो के गल्फ है वहाँ पर हम उनकी पेट्रोलियम साइट्स के ऊपर दोबारा कर सकते हैं हमले, पेट्रोलियम प्लांट्स के ऊपर दोबारा हमले कर सकते हैं। क्या ट्रंप इसका प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? क्या गल्फ इसका प्रेशर हैंडल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रंप के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैं समझता हूँ ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, चाइना का प्रेशर है, रशिया का है, पाकिस्तान का है, खित्ते के ममालिक का है कि अब ये जंग रुकनी चाहिए। बिकॉज जंग तो आपको तबाहकारियां देती है, पेन एंड डेथ देती है ना। और अमेरिकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, GCC ममालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत लड़खड़ा रही है। खुद इजराइल की जो इकोनॉमी है तकरीबन 20% श्रिंक कर गई है उसकी GDP। और उनका जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वो लिटरली बैठ गया है। तो जंग कोई आसान नहीं है, वो भी 21वीं सदी में आप लड़े। और फिर इसमें जो डैमेजेस होते हैं उसको रीबिल्ड करने में आपको सालों लग जाते हैं, दहाइयां लग जाती हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा? जैसे मिसाल के तौर पे जो ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके बारे में कहा जा रहा है कतर में हो, कुवैत में हो, वो कह रहे हैं 2.5 से 3 साल इसमें लगेंगे उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए। तो यू कैन इमेजिन खुद ईरान के अंदर जो होगा, खुद इजराइल के अंदर जो होगा, ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में प्रेशर सब पे है, लेकिन अमेरिका पे ज्यादा है। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, 70% से ज्यादा लोग जो हैं जंग के खिलाफ हैं। सुपर पावर दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि वो अमन को कायम कर सके, जो शुरू किया है डायलॉग उसको खत्म की तरफ, एंड ऑफ वॉर की तरफ लेकर जा सके। मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त फुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।